Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 का लाया हूँ साइंस क्लास 10 के लिए, जो 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर दर्पण का नाम पूछ रहा है, तो ये जो दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर अवतल लेंस बोला गया, तो अवतल लेंस के द्वारा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और आभासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव में प्रकट होती हैं। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर, वो उत्तर ध्रुव की ओर प्रकट होती है। यानी कि अगर कोई भी चुंबक है तो एक साइड नॉर्थ पोल रहता है और एक साइड साउथ पोल, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में इंटर करती है। तो इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र किस ध्रुव में प्रकट होती है, तो नॉर्थ ध्रुव में, यानी कि उत्तर ध्रुव में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 मिलके बना दिया FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो Fe है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से। तो ये जो Fe है यानी कि आयरन है, वो कॉपर को विस्थापित करेगा और यहाँ पर है सो FeSO4 बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पर एक बार विस्थापन हो रहा है, मतलब ये जो अभिक्रिया होगी वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में रहती है। यहाँ पर द्रव अवस्था में बोला गया और अधातु का नाम बोला गया, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अगर धातु पूछेगा तो धातु में मरकरी हो जाएगा। मरकरी एक ऐसा धातु है जो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। तो CnH2n देखते हैं तो इसके साथ डबल बॉन्ड लगता है। डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, तो जिसकी वजह से ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के जो उदग्र यानी कि है सो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उसको हम लोग समूह कहते हैं, समूह, या फिर है सो इसको इंग्लिश में ग्रुप भी कहा जाता है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ऊर्ध्वाधर बना हुआ है कॉलम, तो उसको समूह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है, वो भी उत्तल लेंस में। तो यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है उत्तल लेंस ये है। हमारा जो बिंब है यानी कि वस्तु वो इस जगह पर रखा हुआ है, प्रकाशिक केंद्र O और फोकस F के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ से अब जब है सो
इसका किरण आरेख बनाते हैं तो एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष हमारे पास ये है, तो इस अक्ष के समांतर किरण आरेख जाता है जो फोकस से पार होता है, और इसका जो आभासी किरण आरेख है वो पीछे की ओर जाता है। फिर दूसरा जो किरण आरेख है वो प्रकाशिक केंद्र से पार हो रहा है, इसका जो आभासी किरण आरेख है वो इसके पीछे यानी कि बीम के पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है A डैश B डैश प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये प्रतिबिंब यही किरण आरेख इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर संतुलन करना है। तो पहला में देख रहे हैं कि H2 है, H2 प्लस O2 मिल के बना दे रहा है H2O। तो अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर जब राइट साइड में ऑक्सीजन को 2 करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 4 हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तो यहाँ से है सो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इस तरह से समीकरण बनेगा 2H2 प्लस O2 मिल के बना दिया 2H2O। दूसरा जो समीकरण है वो है MnO2 प्लस HCl मिल के बनाता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये मिल के बनाता है। तो अगर देखते हैं Mn लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी Mn बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 परमाणु है, राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 परमाणु हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर है सो हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया, और क्लोरीन का भी है सो 4 परमाणु हो गया। तो राइट साइड में भी क्लोरीन का 4 परमाणु होना चाहिए, तो यहाँ पर एक क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ पर भी 2 परमाणु, और इस तरह से है सो समीकरण बैलेंस हो गया। तो HCl के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिए और H2O के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो समीकरण हमारा संतुलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसे कैसे दूर किया जाता है। तो सामान्य नेत्र यानी कि है सो सामान्य नेत्र निकट की वस्तु को जब स्पष्ट देख पाती है, यानी कि नजदीक की वस्तु को आसानी से देख लेती है, किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि जो दोष होता है वहाँ की वस्तु साफ दिखती है। ओके, यानी कि जिसमें जो दोष होता है वहाँ की वस्तु साफ दिखती है। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु वो साफ नहीं दिखेगी, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो अगर सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना देती है। ओके, यानी कि अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ छोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो सोडियम ऑक्साइड बना देती है, और इसकी वजह से आग लगने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होती और सोडियम है सो अभिक्रिया नहीं कर पाती। तो यही चीज़ है, सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है
और ना अभिक्रिया कर पाती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खतरे का निशान लाल होता है क्यों? यहां से एक चीज बता दें कि जो लाल रंग है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से वातावरण में प्रकीर्ण नहीं हो पाता है और सीधे लाल रंग हमारी आंखों तक प्रवेश करता है। जो हमारी आंखें हैं, आंखों तक सीधे लाल रंग प्रवेश करता है, जिसकी वजह से हम लोग लाल रंग को आसानी से देख पाते हैं। यही चीज है कि लाल रंग प्रकाश विक्षेपण में सब से कम झुकता है। लाल वर्ण का बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में हमारी आंख में स्पष्टता पूर्वक दिखाई देती है, अतः खतरे का निशान लाल होता है ताकि दूर से भी दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियों एवं 2 विसंगतियां लिखिए। मेंडलीफ का आवर्त सारणी के बारे में बताना है कि 2 उपलब्धियां क्या थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला है, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आश्रित है, यानी कि जो मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी तैयार किया गया वो परमाणु द्रव्यमान पर तैयार किया गया और इसमें उप समूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ पर है सो उप समूह जो ए और बी एक ही वर्ग में रखा गया, तो इस वजह से ये मेंडलीफ की 2 उपलब्धियां हैं। अब विसंगतियां, इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो पहला कमी है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान उचित नहीं है। आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का स्थान दिया गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, वो उचित नहीं था, सही जगह पर नहीं था। और दूसरा इसका पॉइंट है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान में नियमित रूप से वृद्धि नहीं होती। यानी कि अगर इस प्रकार यहाँ पर एक तत्व है, दूसरा तत्व यहाँ पर है, तीसरा तत्व यहाँ पर है, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अगर इस पहला तत्व से दूसरा तत्व जाते हैं, दूसरा से तीसरा तत्व जाते हैं, तो एक समान है सो परमाणु द्रव्यमान नियमित वृद्धि नहीं करता। ये 2 कमियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम बोला गया है, यानी कि अगर बीम की लंबाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं तो h बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि इससे हम लोग फोकस निकालेंगे। f बराबर r/2 होता है और यहाँ से -40 डिवाइड बाय 2 यानी कि 20। तो यहाँ से फोकस जो आ जाएगा वो f बराबर -20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से फोकस निकल गया। उसके आगे फिर कह रहा है कि सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो बीम की दूरी है u बराबर -36 सेंटीमीटर, यानी कि बीम की दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ से -36 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, यानी कि v बराबर निकालना है और h डैश बराबर निकालना है। क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहीं पे सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो v का मान निकालना है तो v रहने देते हैं 1/v प्लस 1/u। u का मान जो है वो -36 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ पर -36 कर लिए, इक्वल टू 1/f। एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर -20 सेंटीमीटर निकालने हैं, तो 1/-20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v प्लस और माइनस मिल के -1/36 इक्वल टू 1/-20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/v इक्वल टू -1/36 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/36 और -1/20। अब यहाँ पर 36 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो ये 180 आता है, और 36 को 5 टाइम्स में देते हैं तो 180 आएगा, और 20 को देते हैं तो 9 बार में आएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 1/v इक्वल टू -4/180 आ जाएगा, और ये अगर 4 से कैंसिल होता है, 4 1 टाइम्स में और 180 45 टाइम्स में कैंसिल होगा। और यहाँ से वैल्यू जो आएगा 1/v इक्वल टू -1/45 आ गया, और यहाँ से v इक्वल टू -45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो -45 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट में फिर जो निकालना है वो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि h' का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहीं पर रखते हैं। v का जो वैल्यू आया वो आया -45 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि आवर्धन सूत्र से m बराबर जो होता है वो h' इक्वल टू -v/u होता है। तो यहाँ से h' का वैल्यू निकालना है, तो h' को रहने देते हैं। h का वैल्यू वो हम लोग यहाँ पर ऊपर में देखें लिखे हैं h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो h का वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। v का है -45 सेंटीमीटर, तो -45 रख लिए जो निकाले हैं, और u का वैल्यू है -36, तो यहाँ से -36 रख लिए। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में है 10, ये 10 राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, यानी कि -45 इंटू 10 डिवाइड बाय 36 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो 9 से कैंसिल होगा, 9 4 जा 36, और 9 से इसको करेंगे 9 5 जा 45। यहाँ फिर 2 से कैंसिल होगा, और ये 10 कैंसिल होगा, यानी कि h' इक्वल टू जो आया वो -25/2 आया। और फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है h' इक्वल टू, यहाँ से -25/2 को करेंगे तो -12.5 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि h' का वैल्यू हमें ये मिल गया, और यहाँ से ऊपर में v का वैल्यू मिल गया -45, दोनों का वैल्यू निकल गया। तो यही है सो स्थिति प्रकृति इसकी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि अगर h' का वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो माइनस डिनोट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा, 12.5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि दिए गए चित्र में जल के साथ CaO की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। यहाँ पर है ये जल है, जल के साथ CaO नीचे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया को दिखाया गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए में
एक और दो के नाम लिखिए। तो एक में जो नाम है वो हम लोग देख रहे हैं कि ये बीकर है, तो यहाँ से ये बीकर हो जाएगा। और दो में देख रहे हैं कि जल है, तो ये जल हो गया। एक में बीकर और दो में जल का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखें। अगर अभिक्रिया की बात किया जाए तो कैल्शियम जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, वो जल के साथ अभिक्रिया करके H2O के साथ अभिक्रिया करके ये बना देता है CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और यही है सो उत्पाद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि Ca कैल्शियम जो है एक है, इधर भी कैल्शियम एक है। और फिर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन दो है, तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक और एक दो है, इधर भी ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है। तो ये ऑलरेडी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके स्टूडेंट, आज यहीं तक रहने देते हैं 10 क्वेश्चन। फिर अगले पार्ट में मैं 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और 20 क्वेश्चन तक लाऊंगा। 10-10 क्वेश्चन का पार्ट वाइज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।